यह एनटीए के 6th यूनिट जो है, इसके अंतर्गत यह मुख्य रूप से है, है इसके अंतर्गत है यह। और इसमें मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो 2 पार्ट में होगा। एक तो लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसको हम देखेंगे, युक्त तर्क जो कहते हैं इसको। और इसके साथ साथ इसी में दूसरा पार्ट है जो कि भारतीय तर्कशास्त्र जो है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो न्याय का अनुमान प्रभाग जो है और साथ साथ हेत्वाभास, ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन अधिकतर जो परीक्षाएं हैं यूजीसी एनटीए का हो या उसके अतिरिक्त जितने भी हैं, उनमें प्रथम भाग जो है उससे अधिक प्रश्न होते हैं, उससे ही संदर्भित प्रश्न होते हैं। तो इसी कारण से हम ये 15 दिन का आउटलाइन यहाँ पर हमने तैयार किया है, जो कि किस तरह से हम चर्चा करेंगे और किस दिन किस तरह से हम देखेंगे, ये पूरा चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। सबसे पहले तो हम ये डिवीजन जो किया है हमने, ये एक बार प्रस्तुत कर देते हैं, उसके बाद आगे हम विषय वस्तु पर पहुंचते हैं। इसमें 15 दिनों में प्रारंभिक जो 7 दिन है, वह प्रथम भाग के लिए जो हमने अभी चर्चा किया है, लॉजिकल रीजनिंग से संदर्भित रहेगा। और नेक्स्ट जो करेंगे वो इंडियन लॉजिक से संदर्भित रहेगा। तो प्रथम दिन जैसे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि तर्क या तर्कशास्त्र जो है क्या है, वाक्य और न्याय वाक्य या न्याय संगतता की बात जो करते हैं वह क्या है। इसके साथ साथ तर्क वाक्य क्या है, न्याय वाक्य क्या है, इन सब की चर्चा आज हम देखेंगे, उनके जो प्रकार हैं उनको देखेंगे। तो अधिकांश जो विषय वस्तु होगा परिचयात्मक, वो आज आप देखेंगे। अधिकांश जो परिचयात्मक है वह आज देख लेंगे, इसलिए आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से हमने यहाँ पर ये अन्य जो हैं, जो अन्य कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनको भी हमने कहा था आने के लिए, इसी कारण से, क्योंकि आज अगर कक्षा मिस करते हैं तो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है यह आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इस कारण से इस दृष्टि से द्वितीय दिन जो हम अर्थात कल जो हम लोग देखेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स जो है, पदों की व्याप्ति, ये देखेंगे। इसके अतिरिक्त तृतीय दिन आप अनुमान ये भारतीय इंडियन लॉजिक से संदर्भित जो है, भारतीय जो है उससे अलग जो यहाँ पर आप देखेंगे, उनको देखेंगे आप। चौथे दिन हमने अभ्यास के लिए रखा है। 5वें दिन हम विरोध वर्ग जो है इसको देखेंगे। हालांकि ये सब जितनी भी मैं चर्चा कर रहा हूं, आपने प्रश्न में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आप उसको नहीं अभी समझ पाते हैं, क्योंकि आपने निरंतरता के साथ नहीं देखा है उसको। तो आज की कक्षा, ये जो 40 मिनट की कक्षा है, इसके बाद आप कुछ हद तक इन सबको आप समझने लगेंगे। उसके बाद 6ठे दिन हम देखेंगे और फिगर्स जो है इसको देखेंगे। 7वें दिन फिर अभ्यास के लिए हमने रखा है। उसके साथ साथ इसके बाद 8th और 9th डे जो होगा हमारा, उसमें सोर्स नॉलेज जो है इसको देखेंगे। ये इंडियन लॉजिक सिस्टम से रिलेटेड होगा हमारा, भारतीय प्रमाण शास्त्र को लेकर के हम देखेंगे। 10वें 11वें दिन जो ज्ञान के प्रकार हैं उनको देखेंगे। 12वें दिन हम हेत्वाभास की चर्चा करेंगे और 13 से लेकर के 15 ये 3 दिन हम अभ्यास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज जो हमें चर्चा करना है उसको एक एक करके हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम इसमें हम आ जाते हैं साक्षात, क्योंकि हम जो चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या मुख्य विषय वस्तु रहना है आज। इसमें इंडियन ये लॉजिक, जिसको कि आप तर्क या तर्कशास्त्र दोनों रूपों में आप अभी समझेंगे। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, अर्थात तर्क एवं युक्त तर्क जो है ये क्या है, इसको आप समझेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है वो रहेगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट की अवधारणा है, तर्कवाक्य की अवधारणा है, इसको हम समझ पाए। अनुमान क्या है इसको समझ पाए। वेन आरेख
और भारतीय तर्कशास्त्र, ये हम इन 15 दिनों में समझ पाएंगे, क्योंकि 6th यूनिट जो है ये 15 दिन का रखा है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पर हम जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न किस तरह का आता है ये पहले हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इनमें से प्रश्न दो प्रकार का आता है। एक तो प्रश्न सैद्धांतिक दिखता है, जिसमें कि किसी की परिभाषा पूछी जाती है, या प्रकार पूछा जाता है, या उस प्रकार के उदाहरणों को लेकर के पूछा जाता है। तो ये आज जो जितनी आप चर्चा करेंगे उसमें अधिकांश ये सैद्धांतिक वाला पक्ष आपका टच करेगा। लगभग 30% जो सैद्धांतिक पक्ष है वो आज टच करेगा, और रेस्ट 70 जो होगा वो नेक्स्ट 6th डे के बाद, जो हम 7th डे के बाद देखेंगे, उसमें आएगा। प्रायोगिक पक्ष जो है वह ये प्रारंभिक जो आपका रहेगा उससे भी, और बाद वाले जो है उससे भी रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें जो कि ये पद क्या है, या तर्क क्या है, या सिलोजिज्म क्या है, न्याय संगतता क्या है, या उदाहरण देकर के बताया जा सकता है, या फिर उसकी परिभाषा के रूप में आपको समझ सकते हैं। आप उसको परिभाषा समझे हैं तो भी आप उसको पकड़ पाएंगे, अन्यथा इस तरह के प्रश्न जो हैं उनको आप सहजतया, जो प्रश्न आप को भी आप स्किप कर जाते हैं। तो अन्य जो परीक्षाएं होती है यूजीसी के अतिरिक्त, उनमें इस पार्ट से अधिक प्रश्न होते हैं। उसके बाद प्रायोगिक में जो आप परंपरागत विरोध वर्ग आदि जो देखेंगे, अधिक प्रश्न बनते हैं। आगे हम आते हैं सबसे पहले जो कि तर्क की उपादेयता क्या है। तो मोटे तौर पर अगर कहें तर्क क्या है, जिसकी परिभाषा आगे हम देखेंगे अभी, और अन्य परीक्षाओं में तर्क की परिभाषा जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई वो भी पूछा जाता है, हालांकि उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तर्क इस तरह का एक प्रक्रिया है जो कि आप, चाहे आप किसी भी स्तर में हैं, किसी भी स्थल में हैं, किसी भी अवस्था के हैं, हर दृष्टि से आप तर्क का उपयोग करते हैं। तर्क का अभिप्राय ये है जो कि आप अपनी बात स्वीकार करवाने के लिए जो आप एक कोई कहते हैं, और उस कथन के आधार पर जो स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि जब हम भारतीय तर्कशास्त्र में जाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि उसमें भी अलग अलग भेद हैं, जो कि तर्क वितंडा में क्या अंतर है आदि आदि, ये हम देखेंगे वहां पर। लेकिन अभी मोटे तौर पर समझिए, क्योंकि किसी भी बात को आपसे आपको स्वीकार करवाने के लिए जो एक कोई कथन आप प्रस्तुत करते हैं, एक वाक्य जो आप बोलते हैं, वह रूप में माना जाता है। अब इसमें भी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। अभी जो वाक्य अगर हम कह रहे हैं तो वाक्य, और फिर वह जो हम इसके लिए तर्क की बात हम कर रहे हैं जो कि वह तर्क कहा जाएगा, ये इन दोनों में क्या अंतर होगा उस पर भी हम अभी आएंगे। तो मोटे तौर पर पहले हम देखते हैं कि तर्क की क्या उपादेयता है। तर्क का प्रयोग जीवन में आप किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात किसी बात को पुष्ट करने के लिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आप करते हैं। इसके साथ साथ सीखने के लिए, इतना ही आप अलग अलग शास्त्रों में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न स्तर पर, भिन्न भिन्न धरातल पर आप करते हैं। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, वहां से लेकर के जो एक दार्शनिक है, हर स्तर पर आप तर्क की उपादेयता को देखते हैं। यह ह्यूमैनिटीज मानविकी का कोई छात्र हो या विज्ञान का छात्र हो, हर क्षेत्र में इसका आप किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग देखते हैं। अब हम आगे आते हैं जो कि समझने का प्रयास करते हैं जो कि तर्क का क्या आशय है। तो तर्क को कहा है क्या, युक्ति संगत विचार जो है उसी को आप तर्क के रूप में आप कहते हैं, क्योंकि आप विचार की अभिव्यक्ति जो करते हैं एक वाक्य के रूप में करते हैं। तो आप कह सकते हैं जो कि
तर्क जो है वह कथनों की एक इस तरह की श्रृंखला है जिसके द्वारा आप किसी एक व्यक्ति को या किसी समुदाय को आप अपनी बात जो है वह समझाने के लिए आपने जो निष्कर्ष कहा है उस निष्कर्ष को मानने के लिए आप अपना विचार प्रस्तुत करते हैं जो उससे कोरिलेट करता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो तर्क एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जो आप लॉजिक कहते हैं तो लॉजिक से एक तर्क प्रक्रिया जो है उसको उसका भी बोध होता है और पूरा प्रक्रिया का भाग है ग्रंथ रूप, वह तर्क शास्त्र के रूप में भी उसको जाना जाता है। तो आप जैसे को एक ग्रंथ के रूप में भी आप देखते हैं और ज्ञान के रूप में भी देखते हैं, तो उसी तरह आप यहाँ पर तर्क और तर्कशास्त्र दोनों के लिए आप लॉजिक पद का प्रयोग करते हैं। अब अगर देखा जाए जो कि कहाँ से इसका प्रारंभ देखते हैं तो यह एक बहुत ही तरह का प्रश्न बन जाता है क्योंकि यह फिर ऐतिहासिकता की ओर चला जाता है। तो अगर भारतीय परंपरा में देखें तो इसका सुव्यवस्थित रूप में यह आपको दिखाई पड़ता है। अक्षपाद गौतम जो है वहां पर न्याय सूत्र जो है वहां से आप एक सुव्यवस्थित दर्शन संप्रदाय के रूप में देखते हैं। लेकिन इससे पूर्व आप भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न रूपों में आप भारतीय तर्कशास्त्र को देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है तो आप मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखाया जाता है कि पाश्चात्य में जो है उसी समय से आप वैचारिक प्रक्रिया को आप देखते हैं और भारतीय परंपरा में अक्षपाद गौतम से। तो ये बिल्कुल अमान्य होगा। ये इस दृष्टि से अमान्य है क्योंकि यहाँ जो अरस्तु की बात की जा रही है वह एक वैचारिक प्रक्रिया जो है वह उपदेशात्मक आदि जो रहे हैं वहां तक है, और ये जो इस तरह के जो उपदेशात्मक अगर देखेंगे तो यह बहुत दूर तक चला जाता है। तो खैर इस विवाद में न पड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप कहते हैं सिलोजिज्म कहते हैं, न्याय संहिता कहते हैं, इससे पूर्व आप एक इस इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए तो आपको और भी स्पष्ट होगा। सबसे पहले तो एक यह है कि आप जब भी अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं तो आप किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और यही वाक्य कभी आपको एक कथन के रूप में या आधार वाक्य के रूप में आप उसको पाते हैं न्याय शास्त्र में, कभी आप फिर युक्त वाक्य इसके रूप में आप देखेंगे और कभी एक साधारण वाक्य के रूप में देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है जो कि जब आप पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, या भारत का राजा बुद्धिमान है, या राजमा स्वादिष्ट खाद्य है, इस तरह के वाक्य जो आप बोलते हैं तो एक सामान्य वाक्य के रूप में, साधारण वाक्य के रूप में जाना जाता है। ये तर्कवाक्य के रूप में नहीं इसको आप देखेंगे। तर्कवाक्य कब होगा जब आप देखते, ये तर्कवाक्य जो होगा वह तब होगा जब आप किसी निष्कर्ष के लिए उससे संबद्ध विचार को प्रस्तुत करेंगे, युक्ति देंगे, वहां पर होगा। यहाँ पर क्या है, एक सामान्य वाक्य आपने कहा जो कि तुम्हारा नाम क्या है, भारत का राजा बुद्धिमान है, आदि आदि। जब आप कहते हैं, अभी आप देखेंगे जो कि सिलोजिज्म या न्याय संगतता की बात करेंगे तो सामान्य रूप से आप देखते हैं क्या जो कि एक निष्कर्ष होंगे, एक आधार वाक्य होंगे। कभी कभार आप देखते हैं कि दो वाक्य होंगे, कथन एक, कथन दो, उसके बाद तीसरा निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष होना है। जब आप न्याय वाक्य की बात करते हैं, तर्क वाक्य की बात करते हैं तो अनिवार्य रूप से तीन ये होने हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि एक हम कहेंगे जो कि वर्तमान पीढ़ी अंधविश्वास को नहीं मानती, मोहन वर्तमान पीढ़ी का है, हो सकता है मोहन अंधविश्वास न मानता हो। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष आपने निकाला है वह आप दो जो आधार वाक्य आपने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला है। तो आपने तर्क पहले दिया और उसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला। तो कभी कभार आपको 3 सेंटेंस दिखता है, कभी कभार आपको केवल 2 वाक्य आपको दिखेंगे, 2 सेंटेंस दिखेंगे। तो ये तो जो प्रारंभिक आप जिनको देख रहे हैं इनमें
जितने भी वाक्य होंगे प्रत्येक वाक्य स्टेटमेंट या आधार वाक्य कहे जाएंगे। स्टेटमेंट कहें या आधार वाक्य कहें, इसमें आपको तीन पार्ट, तीन भाग देखते हैं। जैसे कि आप सामान्य रूप से वाक्य में भी देखते हैं, जो कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और उसके साथ साथ जो कि कनेक्टर होता है, कपलर जो होता है, ये देखते हैं आप। तो एक जो आधार वाक्य या स्टेटमेंट जो है, वह स्टेटमेंट में तीन आपको पद प्राप्त होते हैं। एक होता है विषय या उद्देश्य या उसको सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। दूसरा होता है विधेय या प्रेडिकेट, और उसके साथ साथ तीसरा होता है कपुला या कनेक्टर। इस रूप में देखते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो आपसे अगर सैद्धांतिक प्रश्न बनता है तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है, जो कि इनमें से एक कथन का एक भाग है, उसमें उद्देश्य दे दिया जा सकता है या विधेय दिया जा सकता है, और तीन कोई अन्य ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, स्टेटमेंट हो या प्रोपोजिशन हो, आधार वाक्य हो, इनके तीन पार्ट हो सकते होंगे अनिवार्य रूप से, उद्देश्य, विधेय और योजक। तो उद्देश्य को ही आप सब्जेक्ट कहेंगे या विषय कहेंगे, विधेय प्रेडिकेट है, और योजक के लिए अंग्रेजी में टर्म कपुला या फिर कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है शास्त्र में, जब आप प्रश्न देखेंगे उस समय में। तो आप अभी इस स्लाइड से आपकी कक्षा आप मूल रूप से प्रारंभ होती है, जिसमें कि आप सबसे पहले आपने व्यावहारिक जीवन को देखा, जिसमें कि आप एक वाक्य बोलते हैं। वह वाक्य संभव है कि एक साधारण वाक्य ही हो, संभव है कि वह एक आधार वाक्य हो जाए, संभव है कि वही एक निष्कर्ष भी हो जाए, क्योंकि निष्कर्ष वाक्य में ही बोलेंगे, स्टेटमेंट भी आप वाक्य के रूप में ही बोलेंगे, आधार जो है प्रोपोजिशन वो भी वाक्य के रूप में ही बोलेंगे। अब आप डिफाइन करेंगे जो ये वस्तुतः वाक्य है, जो साधारण वाक्य का यहाँ पर तर्क प्रक्रिया से संबंध नहीं रहेगा, वो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। वही साधारण वाक्य वही साधारण वाक्य प्रोपोजिशन का रूप लेता है। जब स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन के रूप में रहेगा तो अनिवार्य रूप से उसमें तीन रहेंगे, उसके साथ साथ प्रेडिकेट और कपुला ये करेक्टर जो होंगे वो होंगे योजक। तो ये अनिवार्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। जो सामान्य स्तर के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न सैद्धांतिक रूप से बनते हैं। तो आपका इससे लगभग तीन प्रश्न मोटे तौर पर बन जाता है, या कथन, आधार वाक्य, इनको आप सिमिलर रूप में जानते रहें। इसके साथ साथ ये भी आप जानेंगे जो कि ये जो होते हैं ये सत्य या असत्य हो सकते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये सत्य या असत्य हो सकते हैं। मैं यहाँ पर वैध अवैध की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका कैसे बनता है, जो कि स्टेटमेंट सत्य असत्य हो सकता है, स्टेटमेंट और तीन ऑप्शन कुछ दिया जा सकता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सत्य या असत्य हो सकता है। तो या फिर पूछा जा सकता है जो कि इनमें हो सकते हैं, स्टेटमेंट या साधारण वाक्य, या फिर कुछ और दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन जो है ये सत्य हो सकते हैं। तो ये सैद्धांतिक तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो इन सब से प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आधार वाक्य का वैध संबंध जो होता है वह तार्किक युक्ति है। ये सेंटेंस आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का आधार क्या होता है, क्योंकि ये आधार वाक्य जो है उनका वैध संबंध जो होगा वह लॉजिकल रीजनिंग का आधार होगा। ये हम आगे चल करके वैध अवैध क्या होता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे भी, क्योंकि वो आगे का विषय है। इस कारण से उसको एक लाइन के बाद मैंने लिख दिया है, इससे संबद्ध है इस कारण से, लेकिन आप इसको वैध अवैध पद को आप बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको उदाहरण है, जैसे अशोक प्राचीन भारत में एक सम्राट थे, मंगल ग्रह पर हाथी रहते हैं, ये त्रिकोण की तीन भुजाएं होती है, 2 और 2 4 होते हैं। इसमें 2 और 2 4 होता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई सत्य है
कोई असत्य है, मंगल ग्रह पर हाथी रहता है, ये सत्य नहीं है। तो ये सत्य हो सकते हैं या असत्य हो सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा, साधारण वाक्य जिसका कि तर्क वाक्य से कोई लेना देना भी नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन बताया गया, इसके जो भेद हैं, जो इनके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और करेक्टर जो है, ये बताया गया आपको। उसके बाद अब आते हैं हम प्रेमिसेस पर आते हैं, प्रेमाइस पर आते हैं। युक्ति युक्त वाक्य जो है इन पर आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कि न्याय संगतता जो है, ये सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म में 3 सेंटेंस होंगे, ये दोनों मैंने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और निष्कर्ष, ये तीनों एक साथ होंगे। अब ये जो युक्त युक्त वाक्य है वह होगा निष्कर्ष को सपोर्ट देने के लिए, किसी कथन के निष्कर्ष में के समर्थन में दिए गए साक्ष्य जो होते हैं उसको युक्त युक्त वाक्य कहा जाता है, युक्त युक्त वाक्य कहा जाता है, या प्रीमाइसेस जो है ये कहा जाता है इसको। तो युक्त युक्त वाक्य जो है, ये जो रेड में आप देख रहे हैं नीचे में 3 सेंटेंस में से जो 2 देख रहे हैं, उनमें से मुख्य रूप से जो आप देखेंगे सामान्य रूप से सेकंड जो होता है हुआ करता है, लेकिन पर आप दोनों को देखेंगे तो ये युक्त युक्त वाक्य होते हैं। अंतिम तीसरा जो होगा वो तो निष्कर्ष के रूप में होगा। और अगर आप तीनों को मिला दें तो ये सिलोजिज्म कहते हैं, जो हम यहाँ पर आपको बताना शुरू किए थे वह सिलोजिज्म होगा। अब सिलोजिज्म जो है या फिर न्याय संगतता जिसको कहते हैं, इसके आपको 2 पार्ट आपको दिखेंगे। एक तो होगा आधार कथन या तर्क वाक्य, जिसमें कि आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस देख सकते हैं। ठीक, इसके अलग अलग नाम है। आधार वाक्य कहा जाता है, कहीं पर तार्किक कथन कहा जाता है, कहीं पर तर्क वाक्य कहा जाता है, कहीं पर प्रस्तावना कहा जाता है। आप कंफ्यूज करते हैं नाम से, तो आप ध्यान रखेंगे जो सिलोजिज्म जो है इसके 2 पार्ट होंगे अनिवार्यतया। एक होगा आधार कथन या तर्क वाक्य, इसको कि प्रोपोजिशन या प्रीमाइस कहेंगे, जिसमें जैसे कि आपने अभी जो मैंने दिखाया था उसमें 2 जो है रेड वाले, वह कथन, आधार कथन या तर्क वाक्य या आधार वाक्य या तार्किक कथन या तर्क वाक्य या प्रस्तावना है। और दूसरा पार्ट जो होगा वह क्या होगा कि आधार कथन या तर्क वाक्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया होता है। जैसे यहाँ पर आपने लास्ट पंक्ति जो है ब्लैक कलर में, ये देखिए, जो कि रेड कलर में तो पहला पार्ट हो गया और ब्लैक में जो नीचे में है निष्कर्ष, वह हो जा रहा है ये द्वितीय भाग। तो आपको अभी हम जो बता रहे हैं वो केवल ये बता रहे हैं सिलोजिज्म के 2 पार्ट होते हैं, उनके जो अलग अलग सिनोनिम्स के रूप में आप देखते हैं, पर्याय के रूप में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से जो बताए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब आप प्रश्न हल करने लगते हैं तो अलग अलग तरह से आपको प्रश्न में दे दिया जाता है, और आपने ग्रंथ में एक तरह से पढ़ा है और दूसरे में आप कंफ्यूज होने लगते हैं, तो ये नहीं होना है। तो अभी तक आप केवल अभी बेसिक जो फंडा है वो केवल आपको मैं बता रहा हूँ, क्या किसको क्या कहेंगे। अब यही इसी को हम यहाँ पर बता रहे थे, जो कि न्याय संगतता जो है यह क्या है, तो एक प्रकार का तर्क वितर्क जिसमें 2 कथनों का प्रयोग तीसरे कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसको न्याय वाक्य या अनुमान वाक्य कहा जाता है। इसको न्याय संगतता का है या न्याय वाक्य के रूप में आप देखते हैं क्या है कि यह एक प्रकार का तर्क वितर्क की प्रक्रिया है, ये भी, जिसमें कि 2 कथनों का प्रयोग तीसरे कथन के सत्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। तो सिलोजिज्म जो है या न्याय संगतता कहें, न्याय वाक्य कहें या अनुमान वाक्य कहें, ये आप जानते रहेंगे। इसमें 3 वाक्यों का या कहीं कहीं 2 वाक्य भी आपको दिखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 वाक्यों का आपको एक बंच मिलता है, जिसमें कि 2 पार्ट अवश्य होगा, एक आधार वाक्य और दूसरा निष्कर्ष। और वो आधार वाक्य जो होगा उसमें 3 पार्ट होंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और जो योजक है ये। अब हम आगे, हाँ, तो ये आपने अभी तक क्या देखा, साधारण वाक्य को समझा, कथन या आधार वाक्य जो है उनको आपने समझा, और युक्त युक्त वाक्य को आपने समझा। यहां तक आपको जो सैद्धांतिक पक्ष से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका एक जो पल्क में है उनको आपने समझ लिया। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जब आप
प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम लोग, उस समय में आप देखेंगे जिससे कितने प्रश्न आपके हल होते हैं। क्योंकि ये लॉजिक जो है इसमें अन्य कुछ भी नहीं है, आपको दूर से देखने में लगता है जो कितना टफ है, लेकिन जब आप एक सीक्वेंस में देखते हैं तो आप देखेंगे जो कि इसमें सबसे अधिक कम से कम समय में सबसे अधिक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये इस तरह का है, क्योंकि सैद्धांतिक जो है उनको एक बार आपने समझ लिया तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आपको किसी भी स्थिति में अगर पूछा जाए जो कि एक स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट का कि कितने पार्ट होते हैं, तो आप नींद में भी बताएंगे जो कि ये 3 पार्ट जो हैं। तो इस तरह करके अलग अलग जितने भी हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपके जो पेज दिया गया है उस पर ये पोस्ट किया गया रहेगा, इनको आप दोबारा भी देख सकते हैं जब भी आप चाहें। और जब कभी आपको कोई जब ये 15 दिन बीत जा 15 दिन का जो है सेशन, इसको जब आप कर लेते हैं तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं जो कि आपको इस लॉजिकल रीजनिंग पार्ट से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको कि आप हल न करें जो आपके पाठ्यक्रम में है। हालांकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे होंगे, हम प्रत्येक पर नहीं जाएंगे, जो जितने आपके पाठ्यक्रम में है उनसे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। अब ये हम देख रहे हैं क्या, जो कि टाइप्स और सब टाइप्स जो है प्रोपोजिशंस के, और इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं केवल सैद्धांतिक रूप से। इसके भेद कौन है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इस तरह करके। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि अब देखिए ये जो अभी तक हम देख रहे थे, अभी तक जो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने देखा, अब वही प्रोपोजिशन जो है, क्योंकि प्रोपोजिशन अब हम समझ चुके हैं प्रोपोजिशन क्या है, ये हम समझ चुके हैं, आधार वाक्य है ये प्रोपोजिशन, हमने अभी यहाँ पर आपको बताया हुआ है क्योंकि प्रोपोजिशन क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। अब ये प्रोपोजिशन जो है, ये आधार वाक्य जो कह रहे हैं, इनके जो भेद हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, जो कि इतने सारे इससे प्रश्न बनते हैं केवल इसके टाइप्स और सब टाइप्स से। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए, तो आप एक भी प्रश्न इससे तो आपका वैसे भी नहीं छूटेगा। देखिए इसको कितने प्रकार से देखा गया है। एक तो रचना की दृष्टि से, वाक्य जो है या कथन जो है, और कथन का अभिप्राय क्या हुआ, एक वाक्य जो आप प्रयोग करते हैं निष्कर्ष की सिद्धि के लिए, ठीक है। तो वो वाक्य जो आप बोलते हैं सामान्य रूप से, उनमें 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, और एक होता है कॉपुलर जिससे आप करेक्ट करते हैं, कनेक्टर। तो 3 पार्ट होते हैं। वो जो मैं सेंटेंस कहा था वो कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये सेंटेंस अलग अलग दृष्टि से इनको विभाजित किया गया है। कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से, अर्थात स्ट्रक्चर की दृष्टि से, अर्थात संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अलग उनके भेद हम पाएंगे। अगर संबंध की दृष्टि से सोचें तो अलग भेद पाएंगे। गुण एवं परिमाण, क्वालिटी एवं क्वांटिटी की दृष्टि से अगर देखें तो अलग भेद हम पाएंगे। इसी तरह विधि के दृष्टि से देखें तो अलग भेद पाएंगे। तात्पर्य की दृष्टि से देखें तो आप अलग भेद पाएंगे। समस्या क्या होती है कि आप जब कोई भी ग्रंथ उठाते हैं, कहीं पर भी एक जगह आपको ये नहीं दिखता है। आप जो ग्रंथ उठाते हैं, आप पलट करके देख लीजिएगा, आप सभी के पास गाइड होगा और आपने वीडियोस देखे होंगे, एक जगह आपको नहीं प्राप्त होते हैं। कहीं पर आपको एक का सब टाइप्स मिलता है, कहीं पर एक का टाइप दिखता है। एक प्रकार आपने देखा, कहीं पर एक का उपभेद जो है वो आपने देख लिया, और आप उस समुद्र में तैरने लगते हैं, जो कि एक जगह तो मैंने ये देखा है, एक जगह आप कर रहे हैं, ये जो होता है। तो इसको आपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो कि एक जो सामान्य सा जो आप वाक्य देख रहे हैं उसके अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भेद किए गए हैं, ठीक है। ये अगर आपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसके फिर हम सब टाइप्स में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो कि इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सहजता से हल कर लेंगे। तो हालांकि समग्र जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये जितने भी हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कि 5 दृष्टि से जो हमने विभाजित किया है, ये हम जानबूझ करके यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप
पढ़ते हैं यूजीसी एनटीए के सेकंड यूनिट जो है और फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट, उसमें भी आप पढ़ते हैं ये जो प्रोपोजिशंस हैं। आप पांचवा जो इकाई है, फिफ्थ यूनिट, उसमें भी पढ़ते हैं। छठा जो है उसमें भी पढ़ते हैं। और आप कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं जो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आप देखिए एक तरह से, क्योंकि एक है क्या जो कि रचना की दृष्टि से अगर देखें तो ये आपने वैसे भी बचपन में पढ़ा होगा, एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है, अर्थात एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह यहाँ पर भी है, एक सिंपल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन। तो जैसे वहां पर आपने देखा है वैसे यहाँ पर भी है। मैं उदाहरण में अभी नहीं जा रहा हूँ, उदाहरण में जाऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज करेंगे। अभी मोटे तौर पर जो आप फंडा जानते हैं वहां पर भी है। जैसे यहाँ पर एक निर्णय वाक्य होगा, यहाँ पर निर्णय वाक्य में एक में ही दो पद होंगे। तो ये हम बाद में उदाहरण देखें जहां पर आवश्यकता होगी, लेकिन आप केवल भेद और सबभेद उपभेद जानते रहिए, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे रचना की दृष्टि से आपने देखा तो सिंपल और कंपाउंड दिमाग में रखना है, जो कि प्रोपोजिशन का अगर रचना की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो ये होगा जो कि सिंपल और कंपाउंड। अगर रिलेशन की दृष्टि से देखेंगे, संबंध की दृष्टि से, तो या तो सापेक्ष होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे, या निरपेक्ष होंगे, एक दूसरे से किसी से मतलब ही नहीं होगा। तो एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष होगा। अगर आप सापेक्ष, ये निरपेक्ष जो है ये आपके पाठ्यक्रम में है, जो आप अभी पढ़ेंगे एनटीए में जो पढ़ते हैं, मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य जो है ये आप पढ़ते हैं विशेष रूप से, और इसमें भी और डेप्थ में आप जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे जब आप आगमन निगमन आदि की चर्चा करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो ये निरपेक्ष होगा और एक सापेक्ष होगा, और इसमें सापेक्ष में भी तीन अलग। एक तो होगा कंडीशनल में, क्या होगा सापेक्ष में, जो कि एक तो हाइपोथेटिकल होगा जिसमें यदि तो से बनता है सेंटेंस। असंयुक्त जो है इसमें देखेंगे या तो से बनेगा, और संबंध पर जो होगा उसमें कहा जाएगा कि ए जो है बी है, बी सी है, सी डी है, इसलिए ए जो है डी है, इस तरह का बनेगा। तो आप ये पहले आपने रचना दृष्टि से देखा जिसमें कि सिंपल और कंपाउंड देखा, संबंध की दृष्टि से सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष देखा। निरपेक्ष के एक ही भेद है और सापेक्ष के तीन आप देखते हैं, जिसमें कि एक यदि तो से होगा संदर्भित हाइपोथेटिकल जो है, एक होगा या तो से जिसमें कि आप असंयुक्त नाम दिया गया है उसको, और संबंध परक जिसमें कि ए जो होगा वह बी सी होगा, सी डी होगा, इसीलिए ए जो होगा वो डी होगा। इस तरह के आप देखेंगे। तो आपने ये संबंध की दृष्टि से देखा। फिर गुण और परिमाण की दृष्टि से जब चर्चा करते हैं तो गुण और परिमाण की दृष्टि से दो तरह से है। जो ही गुण और परिमाण दोनों बताया गया है तो आप इसके चार भेद देखते हैं। पहले दो भेद, फिर उसके इंटरनल दो भेद। क्या होता है कि एक तो सकारात्मक और दूसरा निषेधात्मक। ये गुण और परिमाण की दृष्टि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, परंपरागत विरोध वर्ग, वहां पर जाकर के भी आप देखेंगे, इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप कहते हैं ना जो कि सभी मनुष्य मरणशील है, या फिर कहते हैं कोई कुत्ता बकरी नहीं है, या फिर इस तरह हैं। ये इसका उदाहरण ये देखते हैं। ये आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो गुण और परिमाण की दृष्टि अभी आप देखिए, आप कितना आपके हो गया कि आप एक सिंपल सेंटेंस जो बोल रहे थे वहां पर, जब वो किसी निष्कर्ष की सिद्धि के लिए आप सेंटेंस बोलते हैं तो प्रपोजिशन कहा गया, और वही उसी प्रपोजिशन का एक भेद है। किस दृष्टि से? तो गुण एवं परिमाण की दृष्टि से। गुण परिमाण की दृष्टि से क्या हो रहा है कि पहले तो सकारात्मक और निषेधात्मक करते हैं आप, इसमें क छूटा हुआ है निषेधात्मक में, सकारात्मक और निषेधात्मक अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो पार्ट आपने कर लिया। और उन दोनों पार्ट्स जो होंगे उनमें भी दो दो होंगे, एक होंगे सर्वव्यापी और एक होंगे अंशव्यापी। एक सर्वव्यापी होंगे और एक होंगे अंशव्यापी। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो आपने वेन डायग्राम जो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, वो वेन डायग्राम यहां पर हम देखेंगे जब इसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर एक तो सर्वव्यापी, वो हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे सर्वव्यापी क्या है, अंशव्यापी क्या है,
और उसमें तो उसको आप कैसे करते हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, या उसको विध्यात्मक भी कहते हैं आप, या अन्य नाम से मानते हैं उसको। सर्वव्यापी होगा और अंशव्यापी। फिर निषेधात्मक में भी क्या होगा, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक। और इसके लिए कोड का भी प्रयोग करते हैं, ए ई आई ओ, ये जो प्रयोग करते हैं। सर्वव्यापी जो होगा सकारात्मक में आप ए से इंडिकेट करते हैं, फिर अंशव्यापी को आई से, फिर निषेधात्मक में वहीं पर सर्वव्यापी को ई से, और अंशव्यापी को ओ से। जब आप कहते हैं ना कि सभी मनुष्य मननशील है, तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो सर्वव्यापी सकारात्मक होंगे, जिसको कि आप ए से इंडिकेट करेंगे। कोई मनुष्य ये जानवर नहीं है, अगर आप इस तरह कहते हैं, तो वहां पर वो हो जाएंगे किसका, सर्वव्यापी में निषेधात्मक। जब कोई नहीं आ गया तो ई वाला सेंटेंस आ जाएगा। अगर अंशव्यापी में आप सकारात्मक में, जैसे कुछ छात्र, कुछ पुरुष कार्यकर्ता हैं, तो वहां पर, या कुछ लड़के छात्र हैं, तो वहां पर हो जाएगा आई जो है अंशव्यापी सकारात्मक, इस तरह के हो जाएंगे। और जब कहते हैं कुछ नहीं, इस तरह का अगर आता है, तो वहां पर अंशव्यापी निषेधात्मक, जिसमें कि हो जाएगा उसको। तो ये जो आप देख रहे हैं इस चार्ट, इस क्लासिफिकेशन से भी आपको बहुत सारे प्रश्न सैद्धांतिक वैसे ही हल हो जाते हैं। और जो अभ्यासपरक होगा वो तो हम जब परंपरागत विरोध वर्ग आदि पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे जो कैसे एक और दूसरा जो सेंटेंस दिया जाएगा, तो वहां पर जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफाई वाला जो होगा वह प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाएगा। तो फिर अब तीसरा जो है, वहां पर विधि से की दृष्टि से अगर करें तो एक अनिवार्य होगा, दूसरा होगा प्रतिज्ञात होगा, तीसरा संदिग्ध होगा, जिसमें विधेय जो है वो उद्देश्य का अंग बनता है, तो यह अनिवार्य हो जाएगा। अनुभव की सीमा में जो सत्य होते हैं उस तरह का हो जाएगा प्रतिज्ञात। कुछ परिस्थितियों में ही सत्य होता है, तो वह प्रथम का उदाहरण है, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है ये, आप सामान्य रूप से केवल जानते रहिए इसको। अनिवार्य जो होगा, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये अनिवार्य में आ गया। प्रतिज्ञा पानी से प्यास बुझती है, यह अनुभव की सीमा में होता है, तो यह प्रतिज्ञात के श्रेणी में आ जाएगा। और तीसरा, आज वर्षा संभव है, आज वर्षा हो जाए, ये संदिग्ध में आ जाएगा। और ये जो है इसमें का जो दिया गया है, इसमें ये वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और यथार्थ जो है, इसके अंतर्गत ये दो होंगे, जो कि सत्य कथन और यथार्थ। यह इसमें दूसरा जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वह सत्य ही हो। जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, यह जरूरी नहीं है कि यह सत्य ही हो, रियल ही हो, सॉरी यथार्थ ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गाय दूध न दे, तो ये भी संभव होता है। तो ये जो अभी बताया गया 5 प्रकार बताए गए, उनके जो उप प्रकार उपभेद बताए गए हैं, इनसे आपको बहुसंख्यक मिलेंगे। इनमें भी विशेष रूप से आप देखेंगे जो संबंध से संदर्भित जो आपका दिया गया है निरपेक्ष न्याय वाक्य, उनसे आप देखेंगे, परिमाण से संदर्भित जो होंगे इनसे, इन दोनों से आप विशेष रूप से देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अब आगे जो है यह आज की कक्षा थी। कल जो है हम इससे अतिरिक्त जो हमने पाठ्यक्रम में जो रखा है उसके आधार पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। कल हम पदों की व्याप्ति जो है इस पर हम चर्चा करेंगे, और आज जो हमने पढ़ाया है उससे आपको प्रश्न पूछेंगे भी हम, तो इसीलिए आप इसको जितना पढ़ाया गया है उतना ही आप पढ़ करके आइएगा, और उसके बाद ही पदों की व्याप्ति आप समझ जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो एक डे 1 से लेकर डे 7 तक है, अगर आप एक दिन का भी मिस करते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये भी स्पष्ट रूप से आप जानते रहिए, क्योंकि कक्षा को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 1 से लेकर के 7 दिन तक आपका एक कैप्सूल है, और 8वें दिन से लेकर के 15 दिन तक का एक अलग कैप्सूल है, जो आप इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे, भारतीय
न्याय शास्त्र से संदर्भित जो प्रश्न होंगे उनको हैंडल करने के लिए। तो ये 2 पार्ट में जो आपके होंगे, इनमें प्रथम जो है यह 7 दिन में कवर होगा और जो होगा वो 8 दिन में कवर होगा, और 15 दिन के बाद मैं पूर्णतः इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपको पाठ्यक्रम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज जो है इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम फिर उसी समय मिलेंगे और 9:25 से 9:30 के बीच में ही जुड़ेंगे, उसके बाद किसी को परमिट नहीं किया जाएगा। इनमें ये